सौगात 18 करोड़ की लागत से बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। नवंबर और दिसंबर में होने हैं मैच। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम को मिला टेस्ट क्रिकेट का दर्जा। बीसीसीआई ने इंदौर सहित 6 सेंटरों को दी हरी झंडी। अभी तक सिर्फ वनडे मैच हुआ है। भिंड के जिला हॉस्पिटल में नर्स के लालच ने छीनी परिवार की खुशियां। रिश्वत मांगकर कराई डिलीवरी। सुबह परिवार को सौंपा मृत बच्चा। रायपुर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में चोरी के आरोपी ने की खुदकुशी। परिजनों ने बेरहमी से पीटने का लगाया आरोप। एसपी ने 3 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। दंतेवाड़ा में पुलिस ने ध्वस्त किया नक्सलियों का स्मारक। सर्चिंग पर निकली ज्वाइंट टीम को मिली सफलता। और धनतेरस पर सज गए सोने चांदी बर्तन और कपड़ों के बाजार। शुभ मुहूर्त में खरीदी करने पहुंच रहे हैं लोग। सीएम शिवराज और रमन सिंह ने भी दी बधाई। नमस्कार, एक्सप्रेस एजेंडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। चलिए बात करते हैं एजेंडा में आज राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ खास आज दिन भर रहा। दिल्ली में हो रही बीजेपी संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में शिकस्त के बाद बीजेपी की निगाह अब उपचुनाव पर है। अगले कुछ दिनों में आदिवासी बहुल रतलाम झाबुआ सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान पर यह सीट जीतने का दबाव है। अंदर की खबर यह है कि पार्टी को चिंता इस बात की है कि कहीं कांग्रेस आदिवासी पिछड़े वर्ग को साथ लेकर बीजेपी को शिकस्त न दे दे। ज्यादा चिंता की बात यह है कि रतलाम झाबुआ कांग्रेस का गढ़ रहा है और पिछले चुनाव मोदी की लहर में यह सीट बीजेपी के खाते में बमुश्किल ही आई थी। तो ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, दिल्ली में बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है, अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है या चिंता और ज्यादा बढ़ गई है कि ये जो उपचुनाव होने हैं इन्हें जीतना ही है? जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। लेकिन जो बात आपने कही, संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, साथ में सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री हैं, वो भी मध्य प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, वो भी उस बैठक में हैं। थावरचंद गहलोत हैं, वो भी मध्य प्रदेश मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट में सदस्य हैं, वो भी उसके संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। कुल मिला के ये बैठक उस वक्त हो रही है जब कल इस वक्त जश्न मनाया जा रहा था नीतीश कुमार और लालू के समर्थकों द्वारा, और कांग्रेस भी उसको कहीं ना कहीं सहभागिता अपनी दर्ज करा रही थी। और निशाने पे थे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो निशाने पे थे, उनकी मौजूदगी में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। एजेंडे कई हैं, उसमें जो जानकारी मिल रही है, संसद का जो सत्र शीतकालीन है वो शुरू होना है। उसके पहले बीजेपी के संगठन चुनाव की भी एक दिशा तय होना है, जो कहीं रुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के या मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर के या फिर बिहार से जुड़ी हुई घटनाक्रम को लेकर के कि आखिर इस हार का ठीकरा तोड़ा जाए तो किस पर तोड़ा जाए, क्योंकि जहां तक जिम्मेदारी है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चेहरा था। लेकिन संघ से जो बीजेपी में मौजूद थे सौदान सिंह, उनके हाथ में कमान थी। जो अनंत कुमार है, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, लगातार चुनाव जिताए हैं उन्होंने शिवराज के नेतृत्व में, वो वहां के प्रभारी थे। भूपेंद्र यादव, ये वो तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी आखिर किस पर तोड़ी जाए, क्योंकि अब बीजेपी के अंदर से भी सुर निकल रहे हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा का बयान हो या यादव का बयान हो या फिर उमा भारती ने एक ताजा बयान दिया है या कैलाश विजयवर्गीय का। तो जिस वक्त संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है, नेताओं के बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस हार के बाद
राष्ट्रीय बीजेपी के नेतृत्व पर दबाव है कि वो कोई ऐसे संकेत दे इस बोर्ड के बाद, इस बोर्ड की बैठक के बाद, जिसमें वो आगे का एजेंडा सेट करें और जनता को भी संदेश जाए, कार्यकर्ताओं को भी जाए जो हताश है। और जहां तक बात मुख्यमंत्री की है तो उन पर जो आपने बात कही है कि दबाव बढ़ गया है, क्योंकि झाबुआ और रतलाम जो सीट है वो मोदी की लहर में ही शिवराज के मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती थी। इसके पहले कांतिलाल भूरिया चुनाव जीतते रहे हैं और देवास का भी उपचुनाव हो रहा है। ये वो दोनों सीटें हैं जहां पर परिवारवाद का मुद्दा कांग्रेस बना रही है। दोनों जगह, एक जगह स्वर्गीय सांसद की पुत्री और दूसरी जगह उनकी पत्नी देवास से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि चिंता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी बढ़ गई है। राकेश जी बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव परिणाम का असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। कांग्रेस अब नई रणनीति के साथ मैदान में है। स्वराज एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस बार न सिर्फ बड़े नेताओं पर भरोसा कर रही है, बल्कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज को भी मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी अब नए सिरे से अपना पूरा गेम प्लान तैयार करना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार परिणाम से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में है। दूसरी अहम बात, ये संसदीय क्षेत्र गुजरात लग रहा है, जहां पर पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पिछले वक्त से, कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ वक्त से मोदी शाह की जोड़ी की कम होती साफ चर्चा में है और पटेल नेता हार्दिक पटेल पूरे जोर शोर से भिड़े हुए हैं। तो राकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, कहा जा सकता है कि चिंता कहीं ना कहीं बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति और नए सिरे से बनाकर और मैदान में उतर रही है। देखिए, जीत के जश्न में तो सब लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन हार का फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाए, इस पर बीजेपी भी मंथन के दौर से गुजर रही है। और शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं अब उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। वो पहले भी लगातार किसानों के संपर्क में थे, किसानों के लिए काम कर रहे थे, किसानों की जो राहत मिल सकती है उसको लेकर के उठापटक कर रहे थे। दिल्ली भोपाल के बीच में एक पखवाड़े से तमाम ऐसे दौर देखने को मिले हैं जब धुरी किसान बना था। उनको मालूम था कि ये बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद झाबुआ जो चुनाव होगा वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन पिछड़े और आदिवासी पिछड़ों को जिस तरह से बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि बिहार में पिछड़ों ने वोट नहीं दिया है, जिम्मेदारी पिछड़ों को वो खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार और लालू के साथ। और ऐसे में जब ये सीट जो झाबुआ की है वो गुजरात से लगी हुई है, जहां पर इसी माह के अंत में पंचायत के चुनाव होना है, पटेलों का आंदोलन चल रहा है, अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी है वो गुजरात का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, हार्दिक पटेल राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल में है। ऐसे में कहीं झाबुआ और रतलाम में जो हवा है वो गुजरात में अगर मोदी और शाह के खिलाफ कोई पटेल माहौल बनाते हैं तो उसका असर इस चुनाव में न देखने को मिले, इस बात को लेकर के बीजेपी सतर्क है। तो कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और नए सिरे से रणनीति बनाई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ सभी नेताओं को यहाँ पे बुला लिया है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि अब सभी को एकजुट करते हुए और कांग्रेस इस चुनाव को जीतने की तैयारी में लगी हुई है। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली जीत ने मध्य प्रदेश के जेडीयू नेताओं को जोश से भर दिया है। जेडीयू की प्रदेश इकाई ने सीपीआई, सीपीएम, बहुजन संघर्ष दल के साथ मिलकर अपने उम्मीदवार विजय हारी के समर्थन में जोरदार प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष गोविंद यादव के मुताबिक अगले कुछ दिन में शरद यादव रतलाम झाबुआ में प्रचार के लिए भी आ सकते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि अब महागठबंधन मध्य प्रदेश में भी उभर कर सामने आ रहा है। वो बिहार का महागठबंधन है, वो बिहार के लिए। अब ये जो मध्य प्रदेश का जो विकल्प है ये मध्य प्रदेश के लिए है। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर जो विकल्प बनेगा वो राष्ट्र के लिए बनेगा। अभी दिल्ली में भी विकल्प बनेगा। हम तो बिल्कुल जीतने के लिए लड़ रहे हैं, 80 वर्ष से वहाँ संघर्ष कर रहे हैं बिना हार जीत की चिंता करें। लेकिन इस बार जो देश में परिवर्तन के लिए जो बेचैनी है और जो जनादेश देश की जनता को है, यहाँ तो लोगों ने दोनों को हरा के सबसे पहले किन्नर को जिताया था, भाजपा कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, लेकिन किसी कारण से विकल्प नहीं बन पाया। कई तरह के राजनीतिक दिक्कतें थी, लेकिन अब परिस्थिति भी है और स्थिति भी है। तो राकेश जी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आ गए हैं हम। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश।
लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विकास इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएं। जब नक्सली समस्या बस्तर में पैदा हो रही थी उस समय क्यों नहीं कुचल दिया? वहाँ राजनीति भी पढ़ाते थे क्या? जनता आपसे सीधे सवाल कर रही है। 10% तो वो भी पिस जाएंगे जो ओरिजिनल है। जब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? है या नहीं है ये जानना चाहिए। ये फसल और बढ़ती जाएगी और कितना समय चाहिए आपको? जो हमने आपको दिखाए ना अभी कैमरे में, मैं चाहूंगा आप एक लाइन उत्तर दें। हम कुछ हो रहे हैं। मेरा सवाल है। के बाद आपका स्वागत है। झाबुआ चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी सतर्क है, ये इससे ही साबित होता है कि सालों से चली आ रही धनतेरस की पूजा में न तो प्रदेश अध्यक्ष और न ही मुख्यमंत्री और न ही संगठन मंत्री मौजूद रहे। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने यहां पहुंचकर परंपरा का निर्वहन किया। आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर में हर साल धनतेरस की पूजा पूरे पारंपरिक तरीके से की जाती है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं। लेकिन चुनाव की व्यस्तता इतनी कि इस परंपरा का निर्वहन करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं पहुंच सके। राकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, ये बीजेपी की सतर्कता कहेंगे या फिर चिंता इतनी है कि ये परंपरा का निर्वहन भी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर पाए? जो भी नाम दे लिए, जो भी स्थितियां आप बन रही हैं वो सब सामने हैं, क्योंकि कल से ही एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ है बीजेपी कार्यालय में। आज धनतेरस का दिन है। आमतौर पर ये जो परंपरा रही है उसमें मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बाकायदा पूजा करते हैं। इस वक्त बीजेपी कार्यालय में पूजा चल रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी वहां मौजूद हैं और शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। तो संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वो झाबुआ में डेरा डाले हुए हैं, जहां पर कांग्रेस अपने नए जोश के साथ उतर रही है। तो महागठबंधन के जो नेता हैं वो उस तरफ रुख करने वाले हैं। शरद यादव जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने राजनीति की है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वो भी उस तरफ रुख कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं कि बीजेपी अपने पूरा जो जोर है वो झाबुआ पर केंद्रित कर रही है और इसलिए शायद कोई प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचा जहां धनतेरस की पूजा थी। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि व्यस्तता इतनी है कि वे इस परंपरा का निर्वहन नहीं कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक के कारण मुख्यमंत्री भले ही प्रदेश कार्यालय की पूजा में शामिल नहीं हो सके हो, लेकिन मंगलवार को वो विदिशा जाएंगे और बाजार में खुद खरीदारी करने उतरेंगे। ये परंपरा पिछले कई सालों से जारी है। मुख्यमंत्री बनने से पहले और उसके बाद हर साल शिवराज सिंह चौहान विदिशा के बाजार में दीपावली से एक दिन पहले खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। इस दौरान वो अपने पुराने साथियों से भी मुलाकात करते हैं और वहां पर खरीदारी करते हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, इस दिन का विदिशा के लोगों को भी खासा इंतजार रहता होगा कि मुख्यमंत्री खुद आएंगे और हमारे साथ खरीदारी करेंगे? मुख्यमंत्री बनने के बाद या मुख्यमंत्री रहते या उसके पहले सांसद रहते, शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जब वो विदिशा ना गए हों। दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दीपावली कहते हो, धनतेरस के बाद मुख्यमंत्री सपरिवार अब वहाँ जाते हैं अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ में। बाजार में वो पूरी खरीदारी करते हैं, जो उनके दोस्त यार हैं उनसे मिलते हैं। वो मौका कुल मिला के खुल के अपने लोगों के बीच में वो गुजारते हैं और खुलकर मिलते हैं। लेकिन इस वक्त अब देखना होगा कि संसदीय बोर्ड की बैठक से जो आते हैं वो उसके बाद उनकी रणनीति या उनके कार्यक्रम क्या होते हैं। लेकिन 2 दिन पहले जब वो विदिशा गए थे, वेयर हाउस गए थे, कुछ लोगों के परिवार गए थे, तब ये बात कह के आए थे कि हम दीपावली के एक दिन पहले विदिशा आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि अभी तक तो उनका प्लान इसी तरह का है कि कल वो खरीदारी करेंगे, लेकिन आगे की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। धनतेरस के मौके पर सियासत से जुड़ी तस्वीर इंदौर में हम आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपनी दुकान पर पहुंचे और गल्ले की पूजा उन्होंने की। इस मौके पर विजयवर्गीय को मीडिया कवरेज भी खूब मिला। विजयवर्गीय ने बिहार हार पर न सिर्फ सफाई दी, बल्कि नीतीश, लालू और राहुल गांधी पर जमकर बरसे भी। वैसे पार्टी लाइन का पालन करते हुए विजयवर्गीय ने मोदी और शाह का
बचाव भी बड़े सही और अच्छे अंदाज में किया। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दुस्साहस किया था कि 3 दशक से बिहार में जातिवाद की राजनीति चल रही थी। उन्होंने कहा इस राजनीति को बदलना है, दिशा देना है, और दिशा देने के लिए उन्होंने कहा कि हम विकासवाद की राजनीति करेंगे। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि अंकगणित में भले ही हम परास्त हो गए, पर विकासवाद को भी वहाँ की जनता ने भारी मतदान किया है, और इसलिए परिणाम अंकगणित के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं, पर लोगों ने विकासवाद को वोट दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और यह जो रिस्क अमित जी ने ली है, इसके सुपरिणाम आने वाले समय में बिहार की राजनीति में भी आएंगे और देश की राजनीति में। हम चाहेंगे कि लालू जी जो बीजेपी का एजेंडा है विकासवाद का, उस विकासवाद के एजेंडे पर चले। जंगल राज जो लालू जी के राज को कहा था, वो हमने नहीं कहा था, वो कोर्ट ने कहा था बिहार में जंगल राज है। तो जंगल राज नहीं हो, ये शुभकामना जरूर हम देंगे, और बिहार में विकास हो। क्योंकि मैं बिहार गया तो मुझे मध्य प्रदेश याद आ गया दिग्विजय सिंह जी का। गांव में बिजली नहीं, सड़कों में गड्ढे, रोज रात को कमर की मालिश करवाना पड़ती थी क्योंकि 200 किलोमीटर में सड़कों पे चलता था। वो बिहार विकसित बिहार बने, ये मेरी शुभकामना होगी। तो राकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आज बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक अलग रूप देखने को मिला, एक अलहदा अंदाज उनका देखने को मिला कि गले जैसे पूजा करने के बाद पैसों की गिनती करते हुए और राजनीति की बात करना, एक अलग रूप उनका। कैलाश जी इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं। उन्होंने विकास और गणित की बात कही। गणित आप देख रहे हैं, पुश्तैनी दुकान पर बैठे हैं, नोट गिन रहे हैं बाकायदा, और सियासत भी चल रही है। और विकास उनका खुद का इतना हुआ है कि वो राष्ट्रीय महासचिव बन चुके हैं। लेकिन सब छोड़ के वो परंपरा जो उनकी धनतेरस पर होती है, वो इंदौर में अपनी दुकान पर है। लेकिन सियासत पर उन्होंने जो तीर साधे, बात ये भी आ रही कि उन्होंने एक एजेंसी से जो बातचीत की है, तो शत्रुघ्न सिन्हा के मामले में उन्होंने कहा है, 2 बातें अलग अलग कह के जो कहा है उसका मतलब दर्शकों स्वयं समझ जाएंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई गाड़ी के नीचे जब कुत्ता चलता है तो वो कहते हैं कि गाड़ी वही खींच रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो लोग होते हैं, जो पार्टी के जिन्होंने पार्टी में जिन्होंने काम किया है, उनको वफादार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को एक तुलना कुत्ते से करके की है, और एक जोरदार फिर उन्होंने एक हमला किया है जो पिछले दिनों शाहरुख खान के ऊपर जो बयान दिया था उसके कारण चर्चा में थे। जी बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, अगर बात की जाए कि बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के हर नेता की तरह कैलाश विजयवर्गीय भी अब बैकफुट पे आ गए हैं। कह सकते हैं कि बैकफुट पे है, लेकिन उनकी बातों से लगता नहीं है, क्योंकि वो संगठन की लाइन और अमित शाह और मोदी की लाइन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात उन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट की है। और उन्होंने जो बयान वापस लेने की बात की थी, वो आज भी आप देख सकते हैं कि फेसबुक पे है। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं उसको समझिए, आज फिर उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जो मोदी और शाह को कहीं ना कहीं निशाने पे ले रहे हैं, उनको वो निशाने पे ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के बचाव में खुलकर उनके साथ हैं। बिल्कुल। चलिए राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल हाजिर होंगे। खेती और किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता, ये प्रदेश नहीं चल सकता। इसलिए हमने RVC 6.4 के अंतर्गत राहत देने का फैसला किया, और फैसले में एक बड़ा फैसला ये किया कि उत्पादकता के आधार पर राहत देंगे अगर कम पैदा हुआ है कहीं, क्योंकि फसल अच्छी दिख रही थी, उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि हुआ ही नहीं है पैदा और उसके प्रमाण हैं तो हम उसमें राहत की राशि बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। RVC 6.4 का पैसा और उसके बाद फसल बीमा योजना की राशि से काफ़ी हद तक हम जो हुआ है नुकसान उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हमने ये फैसला भी कर लिया कि किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी, जो अल्पकालिक ऋण है वो मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किए जाएंगे, कर्जे का जो 1 साल का ब्याज है वो भी सरकार भरेगी, और अगले साल की जो अगली जो रबी की फसल है उस रबी की फसल के लिए खाद बीज का कर्ज 0% ब्याज पर ही दिया जाएगा। खाद की बीज की कमी ना है, इस बात का इंतजाम करेंगे। और हमने ये भी फैसला किया है कि यथासंभव जहाँ जहाँ नहरों का हमारा नेटवर्क है, बांधों में पानी है, किसान जिन इलाकों में सिंचित इलाका है वहाँ चिंता न करें, हम पानी देंगे। लेकिन जहाँ कम पानी हो वहाँ गेहूं के बजाय चने जैसी फसल बोना चाहिए जो कम पानी में हो जाती है। एक संकट ये भी है कि इस समय कई जगह जहाँ सूखे की स्थिति है और अनावरी बहुत कम आई है,
वहाँ कुओं में, ट्यूबवेल्स में काफ़ी कम पानी है। तो किसान कई दिनों से ये मांग कर रहे थे कि 4 महीने का पानी नहीं है तो 4 महीने के अस्थायी कनेक्शन के बजाय 2 महीने का दिया जाना चाहिए। मुझे भी ये बात तर्कपूर्ण लगती है और इसलिए जहाँ पानी की कमी है वहाँ 2 महीने का ही अस्थायी कनेक्शन किसानों को दिया जाएगा और उतनी ही राशि उनसे ली जाएगी। जहाँ ट्रांसफार्मर सूखाग्रस्त इलाकों में जले हैं वहाँ ट्रांसफार्मर भी 50% नहीं, केवल नॉमिनल राशि पर बदलने का हम काम करेंगे ताकि खेती सूखी ना रहे, किसान के खेत में फसल हो जाए, सिंचाई से वो वंचित ना हो पाए। मैं किसान बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी ताकत से साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है और इसलिए किसान बहनों और भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल हारे हैं, जिंदगी तो नहीं हारने देंगे और संकट से बाहर निकाल के किसान को ले। के बाद आपका स्वागत है। अब बात उन केंद्रीय मंत्रियों की जो मध्य प्रदेश के कोटे से मोदी सरकार में शामिल हुए हैं। स्वराज एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक अब मोदी सरकार के चेहरे बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। सुषमा स्वराज और नरेंद्र सिंह तोमर का रिपोर्ट कार्ड तो उन्हें सेफ जोन में लेकर जाता है, लेकिन डेंजर जोन में नजमा हेपतुल्ला, प्रकाश जावड़ेकर और थावरचंद गहलोत, इन तीनों के विभाग बदले जा सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में से राज्यसभा सांसद और आडवाणी के खास चंदन मित्रा पहले ही कुछ मंत्रियों के काम के तरीकों पर सवाल उठा चुके हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बिहार नतीजों के बाद की बात कहें तो अब मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने की तैयारी है। देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जब साथ ही संसद सत्र का तारीख सामने आ चुकी है तो उसके बाद जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जब संघ और बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू होना है उसके बाद मोदी के मंत्रिमंडल में उन चेहरों की छुट्टी हो सकती है, खासतौर से जो बिहार से जुड़े हैं और उसका फायदा उनको नहीं मिला है। लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की होती है तो नरेंद्र तोमर जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेफ जोन में खड़े नजर आ रहे हैं और सुषमा स्वराज उनके ऊपर आरोप जरूर लगे हों, संसद में वो फिर एक बार विपक्ष के निशाने पर होंगे। लेकिन विदेश मंत्री रहते ही सही, मोदी के सामने रहते हुए भी उन्होंने अपनी भूमिका का बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कहीं ना कहीं एक लोहा मनवाया है। लोग सोचने को मजबूर हुए। लेकिन थावरचंद गहलोत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी शिवराज के विकल्प बन सकते हैं, मध्य प्रदेश आ सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा में है, ये वो नेता हैं कि जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इनकी भूमिका बदल सकती है। लेकिन ये इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जब संसद का सत्र समाप्त होगा, उसके बाद जब मोदी मंत्रिमंडल में चेहरे बदलने की कवायद शुरू होगी। लेकिन चंदन मित्रा पहले ये सवाल उठा चुके हैं कि कई मंत्रियों के जो कार्यशैली है उनकी, उसके ऊपर पहले ही वो सवाल उठा चुके हैं। नेताओं के बयान आ रहे हैं। उमा भारती का बयान भी अभी शत्रुघ्न सिन्हा को लेके आया है। चंदन मित्रा जो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यसभा में मध्य प्रदेश से गए हैं, उनने भी कहीं ना कहीं इशारों में से ही इस बिहार घटना जो चुनाव हुआ उसके घटनाक्रम के बाद कुछ मंत्रियों को इस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, जैसे कि पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी कर चुके हैं या और दूसरे नेता जो लगातार बयान आ रहे हैं। अब लेकिन देखना होगा कि जब संसद का सत्र शुरू होगा और उसके अंदर जब महागठबंधन और कांग्रेस एक साथ खड़े नजर आएंगे तब मोदी सरकार के सामने परेशानी क्या बढ़ती, क्योंकि कई जरूरी बिल उनको पास कराना है। ऐसे में मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है वो कसौटी पर होगा और उसके बाद संघ के हस्तक्षेप के बाद निश्चित तौर पर कुछ चेहरे बदले जाएंगे और उसमें मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भूमिका भी बदल सकती है। लेकिन क्या परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ और नए मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं? इसको साथ में ध्यान रखना होगा क्योंकि बीजेपी में संगठन चुनाव भी शुरू होने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में तय होना है कि वो दूसरी पारी खेलेंगे या कोई नए विकल्प के तौर पे कोई और नाम आते हैं या फिर संगठन में कोई नए चेहरे वहां सामने जाते हैं। ये सब तमाम अभी अगले 1-1.5-2 महीने की एक्सरसाइज होगी, उसके बाद में ये सब नतीजे सामने आएंगे। बिल्कुल। चलिए राकेश जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल हासिल होंगे। कानून के बावजूद क्यों नहीं रुक रहा मिलावट का काला खेल? त्योहारों के समय ही क्यों खुलती है प्रशासन की नींद? क्या रसूखदारों और अधिकारियों की साठगांठ से फल फूल रहा मिलावट का धंधा? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा, मिलावट का मर्ज। देखिए रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। सियाट लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ।
सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सिएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए, क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जांच करवाना ना भूले। चलिए जी। लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के वरदान। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पूरे आदिवासी समुदाय के लिए मिसाल बन गई है। एक समय था जब इनके परिवार का जीवन मुश्किलों से भरा था। जिस जमीन पर ये रहते थे, इनके लिए यहाँ रहना गैर कानूनी था। आज इस जमीन का पट्टा देकर मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें मालिक बना दिया है। जमीन का मालिकाना हक मिलने से इन लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सिंचाई के लिए पंप और कीटनाशक छिड़कने के लिए मशीन दी गई है तथा कपिलधारा योजना से कुआं भी मिला है। मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र वन निवासी वन अधिकारों से वंचित न रहे। अब तक 2 लाख से ज्यादा वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। वनाधिकार अधिनियम ऐसे ही हजारों आदिवासी परिवारों का जीवन बदल रहा है। अधिक जानकारी के लिए अपने गांव में गठित वन समिति अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क करें। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देने में अग्रणी मध्य प्रदेश ने दस्तावेजों के ई पंजीयन में भी देश में बाजी मार ली है। 1 अगस्त 2015 से संपत्ति दस्तावेजों की मैनुअल रजिस्ट्री इतिहास के पन्नों में चली गई है। अब सभी दस्तावेजों का ई पंजीयन अनिवार्य हो गया है। ई पंजीयन व्यवस्था से लोगों को स्टाम्प वेंडरों एवं कोषालय से प्रिंटेड स्टाम्प खरीदने के लिए भटकना नहीं पड़ता। इंटरनेट बैंकिंग से या सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ई स्टाम्प प्राप्त कर काम करवाया जा सकता है। इससे स्टाम्प की कमी की दिक्कत भी खत्म हो गई है। ई पंजीयन व्यवस्था से संपत्ति के क्रय विक्रय में धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। एक ही संपत्ति को धोखे से दोबारा नहीं बेचा जा सकेगा। किसी भी स्थान से रजिस्ट्री की जानकारी सर्च द्वारा प्राप्त करने के साथ ही रजिस्ट्री दस्तावेज की कॉपी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। mpigr.gov.in पर संपदा में लॉगिन कर अपनी संपत्ति के मूल्यांकन का भी पता लगाया जा सकता है। ई पंजीयन व्यवस्था से दस्तावेज पंजीयन के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। जन सेवा को समर्पित मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों के आदिवासी छात्रों के मन में भी है अनगिनत सपने और उनको पूरा करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। कोई जाना चाहता है चांद पर, कोई उड़ना चाहता है आसमान में पंख लगाकर। किसी के मन में है कुछ नया करने का सपना। कोई जाना चाहता है अंतरिक्ष में, तो कोई बनना चाहता है वैज्ञानिक। इन सब के सपनों की मंजिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। आदिवासी छात्रों के सपनों की ये मंजिल इतनी आसान नहीं। जहां गरीबी के चलते पढ़ाई का खर्च उठाना तो दूर की बात है, परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल से हो पाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन आदिवासी छात्रों के IIT सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर IIT परीक्षा के लिए तैयार कर प्रदेश इतिहास में पहली बार स्वर्णिम उपलब्धि दर्ज की है। अब ये छात्र देश के प्रसिद्ध IIT कॉलेजों में दाखिला लेंगे। इन आदिवासी छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 290 से लेकर 874 के बीच है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है।
इनमें से 3 छात्र बड़वानी से, 1 धार से, 1 झाबुआ, 1 सिवनी और 1 मंडला के आदिवासी बाहुल्य इलाकों से है। आदिवासी वर्ग के इन छात्रों की सफलता ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े, आदिवासी और अंदरूनी क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रकाश तेजी से फैल रहा है।